Hello students, good morning all of you and welcome to our 10th class video lecture. We will continue our chapter number 1 resources और अभी तक हमने पढ़ा था resources के types, उसका interrelationship. आज हम पढ़ रहे हैं development of resources. Resources का development किस तरह से किया जाए. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसकी लाइफ के लिए और उसके सर्वाइवल करने के लिए. इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ये माना जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री गिफ्ट है नेचर के. एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स. इसका रिजल्ट ये होता है कि ह्यूमन बीइंग उसे बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है और ज़्यादा यूज़ करने से उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस होने से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. ये कह रहे हैं कि अगर रिसोर्सेस को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ कुछ लोगों की ही ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा. सेकेंड पॉइंट है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, हैव एंड हैव नॉट और रिच एंड पुअर. एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि कुछ ही लोगों के हाथ में अगर रिसोर्सेज होते हैं तो उससे जो सोसाइटी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है कि जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, कुछ अमीर और गरीब. जैसे अभी हम देख सकते हैं सोसाइटी में कि किनके किसी के पास में खूब पैसा होता है, किसी के पास में कुछ भी पैसा नहीं होता. तो इसी तरह से थर्ड पॉइंट है हमारा इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी बिना सोचे समझे अगर हम रिसोर्सेज को ख़राब कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा होगा. इकोलॉजिकल क्राइसिस यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा. ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा हुआ साइंस के टॉपिक है सारे. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कार्बन परसेंटेज का बढ़ना एनवायरनमेंट में, और उससे क्या होगी, गर्मी बहुत तेज होगी, यानी इंडस्ट्री ज़्यादा बनेंगी तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा. ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये भी आपने पढ़ा था. सीएफसी गैस के कारण से जो हमारी प्रोटेक्शन लेयर है एनवायरनमेंट में, ओजोन लेयर, वो खराब होती जा रही है और उसमें छेद हो गया है. इस वजह से अल्ट्रावायलेट रेज हमारी धरती पर पहुंच रही है और उससे स्किन कैंसर और दूसरी बीमारियां भी हो रही हैं. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इस पे आपने बहुत कुछ पढ़ा है. एनवायरनमेंट में जितने भी पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये सब आपने पढ़ा है किस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है. तो वो सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. एंड लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है ज़मीन का खराब होना. ज़मीन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़मीन बंजर होना चालू हो जाती है. तो ये लैंड डिग्रेडेशन का पार्ट है, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, पेड़ों को काटने से. नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके लिए, इमेजिन इफ द ऑयल सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड वन डे, हाउ वुड दिस अफेक्ट आवर लाइफ स्टाइल. ये कह रहे हैं कि अगर एक दिन जो पेट्रोल है वो बंद हो जाए, सप्लाई बंद हो जाए, तो हमारे लाइफ पे क्या असर पड़ेगा. बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि आजकल पूरा का पूरा हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करते हैं हम लोग. सामान इधर से उधर नहीं पहुंचेगा तो सामानों की कमी हो जाएगी बाज़ारों में और प्राइजेस बढ़ेंगे. सेकेंड है प्लान एंड सर्वे इन योर कॉलोनी विलेज टू इन्वेस्टिगेट पीपल एटीट्यूड टूवर्ड्स रिसाइकिल ऑफ द डोमेस्टिक एग्रीकल्चर वेस्ट. आस्क क्वेश्चन अबाउट. ये कह रहे हैं कि आसपास की कॉलोनीज में या गांवों में आप घूमिए और उनसे पूछिए कि आप जो घरों से कचरा निकलता है और एग्रीकल्चर से जो वेस्टेज होता है उसको रिसाइकिल करते हैं कि नहीं करते हैं, और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछिए. व्हाट डू दे थिंक अबाउट रिसोर्सेज दे यूज. आप जो यूज़ करते हैं उन रिसोर्सेज को कैसे सोचते हैं कि कैसे यूज़ करना है. व्हाट इज़ देयर ओपिनियन अबाउट द वेस्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशन.
उनका क्या ओपिनियन है वेस्टेज के बारे में और उसका यूटिलाइजेशन के बारे में, वेस्टेज को कैसे काम में लिया जाए। कोलैज योर रिजल्ट, कोलैज यानी अपने रिजल्ट्स को एक साथ सिस्टमेटिक तरीके से रखिए। नेक्स्ट है हमारा, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम इसेंशियल फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी सभी जगह बराबर से अगर हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो बहुत ज़रूरी है हमारी अच्छी लाइफ के लिए, जिससे लाइफ की क्वालिटी भी बढ़ेगी और ग्लोबल पीस यानी सबको भी पीस मिलेगा, यानी सबके पास बराबर होगा तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड of resources depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger। ये करें आज ये जो अभी समय है प्रेजेंट में, वर्तमान में रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करके उसको ख़राब कर रहे हैं इंडिविजुअल और कंट्रीज़, और ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो फ्यूचर में प्लानट खतरे में आ जाएगा। Therefore resources planning is essential for a sustainable existence of ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो इसलिए कह रहे हैं कि रिसोर्सेज प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो गया है, और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए या हमारे बाद में भी जो लोग आएंगे उनके लिए भी लाइफ को अच्छा करने के लिए। तो रिसोर्सेज प्लानिंग एक नया कंसेप्ट निकला है, इसको भी हम पढ़ते हैं। हम सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस यानी हमें सही तरीके से रहने के लिए हमें किसका कंपोनेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो ही हम आगे फ्यूचर में भी एग्जिस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट इस तरह से किया जाए कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए, और डेवलपमेंट इस तरह से प्रेजेंट में होना चाहिए कि वो फ्यूचर को भी देखते हुए चले आगे, उसकी ज़रूरतों को भी बढ़ाए, यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। यानी हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि हमारे पास में इतना है कि हम खूब यूज़ करके उसको ख़त्म कर दें। फ्यूचर वाले आएंगे तो उन्हें क्या देंगे हम, इसलिए उनके बारे में भी सोचते हुए आगे बढ़ना है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफाइन हो गई, आपको याद करना है, इस पे क्वेश्चन बन गया आपका। और नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 क्या है। इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। जून 1992 में 100 से ज़्यादा लोग मिले थे रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। सबसे पहले ये इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये समिट इसलिए किया गया था कि जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट में हो रही थी उन्हें बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल के लिए। तो ये इसका एम भी हो सकता है। तो आप इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं, रियो डी जेनेरियो का एम क्या था, क्यों समिट हुआ था, कहाँ पर हुआ था। इस पैराग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो लीडर्स थे उन्होंने यहाँ पर इकट्ठे हुए, उन्होंने साइन किया डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा करना, और उन्होंने ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस पे और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर जो भी बात रखी थी उस पर उन्होंने साइन किया। उनका एक समझौता हुआ। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्ट एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। रियो कन्वेंशन ने ये एंडोर्स किया, मतलब प्रचार किया कि वो एक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21 को अचीव करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 21st सेंचुरी में। तो ये इससे एक और नया क्वेश्चन बना हमारा, एजेंडा 21 क्या है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, यानी उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया कि किस तरह से एनवायरनमेंट को बचाएंगे हम। अब हम पढ़ते हैं एजेंडा 21 क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एजेंडा 21 पे बनता है। एजेंडा 21 क्या है? इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो। ये भी एक डिक्लेरेशन है जिसपे साइन किया गया था लीडर्स ने 1992 में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ये पूरा फुल फॉर्म है इसका, UNCED, इसको भी याद रखना है आपको। विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ये भी हमने पढ़ लिया कि ये जो सबमिट हुआ था कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। इट्स एम एट अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम क्या था? कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना। It is an agenda to combat environment damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities. ये एजेंडा है जिसमें हम कॉम्बैट का मतलब होता लड़ाई करेंगे एनवायरमेंटल डैमेजेस से। प्रॉब्लम्स बता रहे हैं सारी, पॉवर्टी यानी गरीबी, डिजीज, बीमारियां, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। ग्लोबल कोऑपरेशन यानी सारी जो वर्ल्ड की कंट्रीज है आपस में मिलकर के हेल्प करेंगी एक दूसरे की। जैसे अभी कोरोना में हो रहा है आपका, सभी कंट्रीज ट्राई कर रही हैं अपना अपना तरीके से और वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं। ऑन अ कॉमन इंटरेस्ट यानी सबका इंटरेस्ट एक ही है क्योंकि सभी सेम प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। म्यूचुअल नीड्स यानी सबकी अपनी अपनी क्या जरूरतें हैं। स्क्वायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सब शेयर करेंगे, यानी जिसको भी जैसी भी मदद होगी, जैसा हो सकेगा उससे वो एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। वन मेजर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। सबसे इम्पोर्टेंट एक जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एम, कि वो अपनी कंट्री में लोकल गवर्नमेंट अपना खुद का एजेंडा 21 बनाएगी, क्योंकि कंडीशन सब जगह अलग अलग है। कंट्री में एक ही प्रिंसिपल नहीं लगा सकते, हर कंट्री की कंडीशन अलग अलग है, इसलिए वो कंट्री अपना अपना एजेंडा बनाएगी। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग एक स्ट्रेटेजी होता है, यानी हम योजना बनाते हैं किस तरह से ईमानदारी से न्यायपूर्वक रिसोर्सेज को यूज करने की। तो ये एक रिसोर्सेज प्लानिंग का कंसेप्ट है। इट हैज इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में भी हमें होना चाहिए ऐसा। जैसा कि इंडिया कंट्री में which has enormous diversity in the availability of resources। ये इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, रिसोर्सेज के नाम पे भी देख सकते हैं हम ऐसे पीपल्स के। हमने एक चैप्टर पढ़ा था 6th क्लास में, डाइवर्सिटी इन इंडिया, है ना? तो उसमें भी हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, कैसे अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। रीजन यानी ऐसे एरिया हैं जहां पर कुछ टाइप के रिसोर्सेस मिलते हैं और कहीं पर रिसोर्सेस की कमी है। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रीजन भी हैं जहां पर जो रिसोर्सेस हैं उनके सेल्फ सफिशिएंट है, यानी उनके लिए तो काफ़ी है। एंड देयर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। और कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपोजिट। तो ये एरिया जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कोल और मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। जैसे छोटा नागपुर का प्लेटो हमने पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था फिजिकल डिवीजन, उसमें आपने पढ़ा था। अरुणाचल प्रदेश हैज एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है, यहाँ पर पानी खूब सारा है, ब्रह्मपुत्र रिवर पानी खूब लेके आती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, यानी बिल्डिंग्स, रोड्स, इनकी कमी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पथरीला एरिया है, पहाड़ है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। जैसे राजस्थान और दूसरे स्टेट्स के बारे में बता रखा है, जैसे गुजरात भी कह सकते हैं हम, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी का तो बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है, लेकिन
पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो लद्दाख है वहाँ पर ठंडा रेगिस्तान है, और वो आइसोलेटेड का मतलब होता है कंट्री से अलग हुआ है, बिल्कुल उसको सेपरेट किया हुआ है जैसे डेजर्ट ने। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर। तो ये कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने बता दिया आपको, बिल्डिंग्स, मटेरियल्स, रोड्स, इनकी कमी है, और यहाँ पर मिनरल्स की भी कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। तो ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम समझने के बाद में ये हमें ये पुटअप करता है कि हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिससे रिसोर्सेज को बैलेंस किया जा सके, सब जगह बराबर किया जा सके। इसलिए हमें नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे, तीनों लेवल पे हमें रिसोर्सेज प्लानिंग करने की बहुत ही इम्पोर्टेंस है, यानी बहुत ज़रूरत है। इट्स अ नीड। So guys, I am going to wind up this video. I hope you all are happy at your home and doing your study properly and making notes regularly. You must be do also yoga and take healthy diets for your health, and have safe life. God bless you, and bye.